स्वागत है इस गहन चर्चा में। कभी सोचा है भारत का वो नक्शा जो हम स्कूल की किताबों में देखते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। मतलब राज्यों की सीमाएं बदली हैं, नए राज्य बने हैं, नाम तक बदले हैं। ये सब होता कैसे है? कौन बदल सकता है ये सब? इसका जवाब मिलता है भारतीय संविधान के एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद में, आर्टिकल 4। आज हम इसी पर बात करेंगे, देखेंगे कि इसके प्रावधान क्या हैं और इसने भारत को कैसे शेप दिया है। बिल्कुल। आर्टिकल 4, हाँ, ये संसद को एक तरह से चाबी देता है भारत के राजनीतिक नक्शे को बदलने की। पर हाँ, ये पूरी तरह खुली छूट नहीं है, कुछ शर्तें हैं जो बहुत जरूरी है। और ये समझना वाकई दिलचस्प है कि ये शक्ति कैसे काम करती है, कैसे इस्तेमाल हुई है और इसका हमारे फेडरल स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ा है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। संविधान के इस पन्ने को खोलते हैं और आर्टिकल 4 की कहानी समझते हैं। इसके तहत क्या बड़े बदलाव हुए और कुछ रोचक पहलू भी। तो सबसे पहले बिल्कुल आसान शब्दों में, ये आर्टिकल 4 आखिर है क्या चीज? देखिए, आर्टिकल 4 का जो मूल काम है वो ये है कि ये संसद को अथॉरिटी देता है किस बात की, कि वो कानून बनाकर, ध्यान दीजिएगा, कानून बनाकर नए राज्य बना सके या फिर मौजूदा राज्यों के इलाके, उनकी सीमाएं या नाम बदल सकें या फिर कोई नया इलाका भारत में शामिल कर सकें। ये शक्तियां आती तो आर्टिकल 2 और 3 से हैं, पर आर्टिकल 4 बताता है कि इन शक्तियों को इस्तेमाल करके बने कानूनों का क्या होगा। अच्छा, मतलब एक तरह से संसद के पास चाबी है भारत के नक्शे के ताले खोलने की या उसमें फेरबदल करने की। जैसे गोवा भारत में आया या बम्बई राज्य महाराष्ट्र और गुजरात में बटा या अभी हाल में तेलंगाना बना, ये सब इसी के उदाहरण हुए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आर्टिकल 4 का क्लॉज 1 यही कहता है। वो कहता है कि अगर आर्टिकल 2 या 3 के तहत कोई कानून बनता है, मतलब नया राज्य बनाने या सीमा बदलने वाला, तो उस कानून में पहली अनुसूची यानी फर्स्ट शेड्यूल और चौथी अनुसूची फोर्थ शेड्यूल, इनमें जरूरी बदलाव करने का प्रावधान भी होगा। हाँ, शेड्यूल्स पहली में तो राज्यों और यूटीज की लिस्ट होती है सही, और चौथी में राज्यसभा में किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी उसका ब्यौरा होता है। तो जाहिर है नया राज्य बनेगा या सीमा बदलेगी तो ये लिस्ट और सीटों का हिसाब ये तो अपडेट करना ही पड़ेगा। और आर्टिकल 4 ये सुनिश्चित करता है कि ये बदलाव उसी कानून के तहत हो जाए। लेकिन इसमें एक और बहुत खास बात है, आर्टिकल 4 क्लॉज 2 में, शायद सबसे अहम। हाँ, क्लॉज 2, इसकी बात तो अक्सर होती है, क्या है इसमें ऐसा खास? क्लॉज 2 में दो बहुत बड़ी बातें हैं। पहली बात कि आर्टिकल 2 या 3 के तहत संसद जो भी कानून बनाएगी, मतलब राज्यों के गठन या पुनर्गठन के लिए, उसे संविधान का संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। क्या बात है! ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, मतलब इतने बड़े फैसले, राज्य की सीमा बदलना, नया राज्य बनाना, इसके लिए संसद में सिर्फ साधारण बहुमत, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, 50% से एक ज्यादा वोट, बस। वो जटिल वाली प्रक्रिया आर्टिकल 368 वाली, जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए होता है, वो लागू नहीं होगी। फेडरल स्ट्रक्चर को एक गजब का लचीलापन देती है। ऐसा लचीलापन शायद दुनिया के कई और फेडरेशंस में ना मिले। जैसे आपने तेलंगाना का जिक्र किया, वो इसी साधारण बहुमत से पास हुए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से बना था। सोचिए, अगर इसके लिए संविधान संशोधन लगता तो प्रक्रिया कितनी लंबी और मुश्किल हो जाती। बिल्कुल, राजनीतिक रूप से भी शायद और ज्यादा पेचीदा हो जाती। लेकिन इस आसानी में क्या कहीं केंद्र के ज्यादा ताकतवर होने का राज्यों पर हावी होने का खतरा नहीं है? शायद इसीलिए क्लॉज 2 में एक और शर्त भी है, वो राष्ट्रपति की सिफारिश वाली। एकदम सही पॉइंट पकड़ा आपने। क्लॉज 2 ये भी साफ कहता है कि ऐसा कोई भी बिल, खासकर जो आर्टिकल 3 के तहत राज्यों की सीमाओं, नाम वगैरह को बदलने वाला हो, वो संसद में पेश ही नहीं किया जा सकता जब तक कि राष्ट्रपति ने उसकी सिफारिश न की हो। अच्छा, मतलब सरकार को पहले प्रेसिडेंट से हाँ करवानी होगी? हाँ, एक तरह से हरी झंडी लेनी होगी। कोई भी सांसद अपनी मर्जी से बिल नहीं ला सकता। ये सिफारिश क्यों जरूरी है? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है या इसका कोई गहरा मतलब है? नहीं, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी से कहीं बढ़कर है। इसके पीछे बड़े ठोस संवैधानिक और राजनीतिक कारण हैं। पहला तो यही कि ये केंद्र सरकार पर एक तरह का ब्रेक लगाता है कि वो मनमाने ढंग से सिर्फ सियासी फायदे के लिए राज्यों को न तोड़ दें। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि भाई इतना बड़ा फैसला है तो इस पर गंभीरता से विचार हो। तीसरा, राष्ट्रपति क्योंकि पूरे देश के प्रमुख हैं, तो उनकी सहमति प्रक्रिया को एक संवैधानिक वजन देती है, एक गरिमा देती है। और चौथा, ये कहीं न कहीं केंद्र और राज्यों के बीच
शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश है। भले ही आखिरी फैसला संसद का है, पर ये एक चेक जरूर है। समझ गया। तो ये तो हुई आर्टिकल 4 की बात, लेकिन आपने शुरू में आर्टिकल 2 और 3 का भी जिक्र किया था। वो इससे कैसे जुड़े हैं, क्या हम संक्षेप में समझ सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, आर्टिकल 2 जो है वो खास तौर पर उन इलाकों के लिए है जो पहले भारत का हिस्सा नहीं थे। ये संसद को शक्ति देता है कि वो ऐसे नए राज्यों या क्षेत्रों को भारत संघ में शामिल कर सके या स्थापित कर सके, जैसे सिक्किम का विलय हुआ या पहले गोवा, दमन-दीव, पुडुचेरी भारत में शामिल हुए थे। अच्छा, बाहरी क्षेत्रों के लिए आर्टिकल 2। हाँ, और आर्टिकल 3 का संबंध है भारत के अंदर जो राज्य पहले से मौजूद हैं उनके पुनर्गठन से। अंदरूनी बदलाव। बिल्कुल, जैसे किसी राज्य का एरिया बढ़ाना या घटाना, उसकी बाउंड्री बदलना, उसका नाम बदलना, या फिर 2-3 राज्यों को मिला देना, या किसी राज्य का हिस्सा अलग करके नया राज्य बना देना, ये सब आर्टिकल 3 के दायरे में आता है। और आर्टिकल 3 में ही वो शर्त भी है ना कि ऐसा बिल लाने से पहले राष्ट्रपति उससे संबंधित राज्य या राज्यों के विधानमंडल को भेजेंगे उनकी राय जानने के लिए। हाँ बिल्कुल, ये जरूरी है कि राय ली जाए। हालांकि ये भी सच है कि संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो राय सिर्फ राय ही है। अच्छा, बाध्य नहीं है। नहीं। तो प्रक्रिया क्या बनी? आर्टिकल 3 ने प्रक्रिया बताई, राष्ट्रपति की सिफारिश लो, फिर राज्य की राय जानो, मानो या ना मानो, फिर संसद में बिल लाओ। और आर्टिकल 4 ने बताया कि इस प्रक्रिया से जो कानून बनेगा उसका स्टेटस क्या होगा। वो साधारण कानून होगा, संविधान संशोधन नहीं। और ये भी कि राष्ट्रपति की सिफारिश बिल पेश करने के लिए कंपलसरी है। तो ये दोनों अनुच्छेद 2, 3 और 4 मिलकर काम करते हैं। और इनके साथ बेशक आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है और आर्टिकल 246 संसद की विधायी शक्तियां भी जुड़े हुए हैं। चलिए, ये तो थ्योरी हो गई। अब जरा इतिहास में चलते हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसमें जिक्र है कि कैसे आर्टिकल 4 का इस्तेमाल हुआ है भारत का नक्शा बदलने में। सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद 1956 का राज्य पुनर्गठन ही है ना? निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा मोड़ था। देखिए, आजादी मिली, रियासतें भारत में मिल गईं, सरदार पटेल ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन राज्यों की जो सीमाएं थीं वो बड़ी बेतरतीब थीं। कहीं पुरानी ब्रिटिश प्रांतों वाली, कहीं रियासतों वाली, कोई तार्किक आधार नहीं था। हाँ, वो नक्शा काफी उलझावा लगता था। बिल्कुल। और फिर भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी बहुत जोरों से, खासकर दक्षिण भारत में। पुट्टी श्री रामुलु का बलिदान हुआ आंध्र प्रदेश के लिए। इसी दबाव में 1953 में जस्टिस फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग SRC बना, और इस आयोग की सिफारिशों पर ही 1956 में बड़े पैमाने पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। मुख्य आधार था भाषा। हाँ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पास हुआ, जो आर्टिकल 4 के तहत एक साधारण कानून था। और साथ में 7वां संविधान संशोधन भी हुआ, जिसने कुछ और बदलाव किए, और नतीजा भारत का नक्शा काफी हद तक वैसा बना जैसा हम आज देखते हैं। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इसने भाषा को राज्य की पहचान का एक बहुत अहम आधार बना दिया। भी कई अहम पड़ाव आए। कौन कौन से? कुछ मुख्य उदाहरण अगर देखें। जरूर। 1960 में बम्बई राज्य टूटा, बहुत आंदोलन हुए थे। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र बना और गुजराती बोलने वालों के लिए गुजरात। हाँ, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन। बिल्कुल। फिर 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ। यहाँ भाषा के साथ साथ धार्मिक पहचान का भी एंगल था। पंजाबी भाषी सिख बहुल पंजाब बना, हिंदी भाषी हरियाणा अलग हुआ, और जो पहाड़ी इलाके थे उन्हें मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना दिया गया। चंडीगढ़ कॉमन राजधानी और यूटी बन गया। ये भी बड़ा बदलाव था। हाँ, फिर एक लंबा गैप सा रहा, और फिर आया साल 2000, जब एक साथ 3 नए राज्य बने। हाँ, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। सही। इनकी वजह थोड़ी मिली जुली थी, कहीं पिछड़ापन, कहीं विकास की जरूरत, कहीं अलग सांस्कृतिक या आदिवासी पहचान का मुद्दा। तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड है। और सबसे ताजा उदाहरण वो है 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का अलग होना। इसके पीछे भी एक बहुत लंबा आंदोलन था, अलग पहचान की बात थी, विकास में भेदभाव के आरोप थे। तो ये सब बड़े पुनर्गठन हुए, और इनके अलावा वो जो राज्यों के नाम बदले गए, जैसे बॉम्बे का मुंबई हुआ, मद्रास का तमिलनाडु, ये भी इसी दायरे में आते? हाँ बिल्कुल।
नाम बदलना आर्टिकल 3 के तहत आता है और उस पर भी आर्टिकल 4 लागू होता है। मतलब नाम बदलने के लिए जो कानून बनेगा वो भी साधारण कानून होगा और हाँ, उसके लिए भी राष्ट्रपति की सिफारिश चाहिए होगी। और जो बाहरी इलाके भारत में मिले, गोवा या पुडुचेरी, वो आर्टिकल 2 और 4 के तहत हुआ? हाँ, वो आर्टिकल 2 के तहत प्रवेश या स्थापना हुई और आर्टिकल 4 ने प्रक्रिया को सुनिश्चित किया। इन सभी बदलावों को लागू करने के लिए संसद ने खास एक्ट्स पास किए होंगे। आपने कुछ के नाम भी लिए। क्या ये सब साधारण बहुमत से ही पास हुए थे? हाँ, जैसा हमने पहले बात की, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966। फिर एक और अहम था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, जिससे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय जैसे राज्य बने। फिर 2000 वाले तीनों राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम और 2014 का आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। ये सब संसद में साधारण बहुमत से पास हुए कानून हैं। क्या कभी अदालतों ने, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 4 या संसद की इस शक्ति पर कोई खास टिप्पणी की है? क्या इसे कभी चुनौती दी गई कोर्ट में? हाँ, कुछ मामलों में अदालतों का रुख सामने आया है। शुरुआती मामले जैसे री दिल्ली लॉज एक्ट 1951 वगैरह ने संसद की कानून बनाने की व्यापक शक्तियों को माना। जहाँ तक राज्यों के बीच सीमा विवादों का सवाल है, जैसे कर्नाटक महाराष्ट्र के बीच बेलगाम को लेकर पुराना विवाद है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादातर यही कहा है कि भाई ये सीमाएं तय करना मूल रूप से एक राजनीतिक काम है, ये संसद का अधिकार क्षेत्र है और अदालतें इसमें ज्यादा दखल नहीं देंगी। अच्छा, मतलब इसे पॉलिटिकल क्वेश्चन माना? हाँ, काफी हद तक। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है केशवानंद भारती मामला 1973। बेसिक स्ट्रक्चर वाला मामला। बिल्कुल। उस मामले ने संविधान के मूल ढांचा यानी बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि संसद अपनी संशोधन शक्ति यानी आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करके भी संविधान की कुछ बुनियादी विशेषताएं जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा, भारत की एकता, इनको नष्ट नहीं कर सकती। हाँ। अब सवाल उठा कि क्या आर्टिकल 4 के तहत बने साधारण कानून भी इस मूल ढांचे की सीमा से बंधे हैं? आम राय यही है कि हाँ, भले ही ये आर्टिकल 368 वाले संशोधन ना हो, फिर भी ये ऐसे नहीं हो सकते कि संविधान के मूल ढांचे को ही खत्म कर दे। मतलब शक्ति है पर असीमित नहीं है। भारत की एकता या संघीय स्वरूप को आप इस साधारण कानून से नष्ट नहीं कर सकते। सही कहा, शक्ति पर एक सीमा है। ये बड़ा दिलचस्प है कि प्रक्रिया तो साधारण है पर नतीजा कितना असाधारण हो सकता है। देश का नक्शा बदल जाता है। लेकिन क्या ये प्रक्रिया हमेशा इतनी स्मूथ रही है? क्या इसमें कोई विवाद, कोई चुनौतियां नहीं आई? सुनने में तो आसान लगता है, राष्ट्रपति की सिफारिश हुई, संसद में वोटिंग हुई, काम हो गया। हाँ, कहने को तो आसान लगता है पर जमीनी हकीकत अक्सर बहुत पेचीदा रही है। पहली चुनौती तो भाषा ही रही है। जैसे हमने SRC के वक्त देखा, भाषा के आधार पर पुनर्गठन ने कई बार बड़े आंदोलन खड़े किए, तनाव पैदा किया और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को भी हवा दी। दूसरी चुनौती वो है क्षेत्रीय असंतुलन। जो इलाके पिछड़े रह जाते हैं या जिन्हें लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, वो अक्सर अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अलग होने से उनका बेहतर विकास होगा, जैसे विदर्भ की मांग है या गोरखालैंड की या बुंदेलखंड की। ये सब इसी के उदाहरण हैं। हाँ, ये मांगे तो समय समय पर उठती रहती है। बिल्कुल। तीसरी चुनौती है केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेटस को लेकर। दिल्ली और पुडुचेरी जैसे प्रदेश, जहां अपनी चुनी हुई सरकारें भी हैं, वो ज्यादा ऑटोनॉमी चाहते हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मांगते रहे हैं। ये भी एक लगातार चलने वाला मुद्दा है। और चौथी और शायद सबसे मुश्किल, वो है राज्यों के बीच सीमा विवाद, इंटरस्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट्स। कई राज्यों के बीच अपनी सीमाओं को लेकर दशकों पुराने झगड़े चले आ रहे हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, असम, नागालैंड, बहुत सारे हैं। इनका समाधान निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो इन सब में सबसे बड़ा सवाल क्या रहता है? सवाल यही कि राष्ट्रीय एकता और क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए। तो कुल मिला के आज हमने देखा कि भाई भारतीय संविधान का ये आर्टिकल 4 कितना डायनेमिक और कितना महत्वपूर्ण है। ये संसद को एक लचीला हथियार देता है भारत के राजनीतिक भूगोल को बदलने का। बिल्कुल। और इसकी सबसे खास बात यही कि ये बदलाव साधारण कानून से हो सकते हैं, बिना संविधान संशोधन की मुश्किल प्रक्रिया के।
लेकिन साथ में राष्ट्रपति की सिफारिश का एक जरूरी चेक भी है। इसने भारत जैसे विशाल और विविध देश को मदद की है कि वो अपनी अलग-अलग क्षेत्रीय आवाजों को, उनकी जरूरतों को जगह दे सके और समय के साथ अपना संघीय ढांचा विकसित कर सके। हाँ, इसका असर केंद्र राज्य संबंधों पर भी गहरा पड़ता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये केंद्र को राज्यों की बनावट बदलने का एक ऐसा रास्ता देता है जो शायद दुनिया के कई और संघों में इतना आसान नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग की बड़ी सिफारिशों से लेकर तेलंगाना बनने तक हमने देखा कि कैसे इस आर्टिकल ने भारत के नक्शे को देश की बदलती जरूरतों और मांगों के हिसाब से ढाला है। और ये कहानी, जैसा हमने कहा, अभी खत्म नहीं हुई है। नए राज्यों की मांगे आज भी हैं, यूटीज का भविष्य बहस में है, सीमा विवाद सुलझने बाकी हैं। ये सब दिखाता है कि आर्टिकल 4 आज भी उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। भविष्य में जब भी राज्यों के पुनर्गठन की बात उठेगी, जरूरत महसूस होगी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा, आर्थिक स्थिरता, सांस्कृतिक पहचान, राष्ट्रीय एकता, इन सब अलग अलग तर्कों के बीच वो सही संतुलन कैसे खोजा जाएगा? और क्या हमेशा ये साधारण कानून वाला रास्ता ही इतने बड़े बदलावों के लिए सबसे ठीक रहेगा, खासकर जब इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगी पर पड़ता है? इस पर सोचना जरूरी है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। चलिए, इस गहरी और दिलचस्प चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।